नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। शाम के 4 बज गए हैं। आज की बड़ी खबर जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, उसी से जुड़ी हुई है। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने पीएम मोदी को मणिपुर न जाने पर सवाल उठाए। गोगोई ने कहा मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में आकर चर्चा की मांग भी की। गौरव गोगोई ने बाद निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के विपक्ष में सरकार की ओर से अपनी बात रखी। दुबे ने कहा कि सदन में राहुल गांधी क्यों नहीं बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात ना करे। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष अपनी एकता की परीक्षा कर रहा है। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 9 सालों में 9 सरकारें गिराई हैं, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष सर, आप कोई चीज को बुरा लगे तो आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले अब मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष, आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है। ये INDIA की बात करते हैं। मुझे तो, मैं सोनिया जी का बहुत सम्मान करता हूं, और ये जो INDIA बना है सर, ये INDIA, यहां जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। लेकिन मैं मणिपुर का शुक्रगुजार हूं कि जितना इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, 1947 के बाद से उतनी बार इंडिया का यहां नारा लगा। सर 9 इयर्स में, 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। दिस इज इट। एंड व्हाट इज इट? 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी। पॉलिटिक्स, उस दिन मुझे अच्छा लगा जब अमित शाह जी बोल रहे थे सिद्धांत के बारे में। आज द 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी, उसमें का एक है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। तो तीखी बहस इस वक्त संसद में जारी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, लगातार इस पूरी चर्चा पर नजर रखे हुए हैं। और पार्लियामेंट से राजीव रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, पहले आपके पास आते हैं। राहुल गांधी को लेकर बड़ी चर्चा हुई और निशिकांत दुबे ने उनका नाम लेकर कहा कि अभी तक बोलने नहीं आए, लेकिन अभी पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, कितने लोग आज बात करेंगे, और देखते हुए कि कल भी
और परसों भी 2 दिन लगातार ये 3 दिन तक चर्चा जारी रहेगी और भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। अब बिल्कुल पूरे आरोप प्रत्यारोप लगते होंगे और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो सबसे पहले जो है संसदीय कार्य मंत्री जो प्रहलाद जोशी उठे और उन्होंने कहा कि पहले हमें बताया गया था कि विपक्षी ओर से राहुल गांधी जो है अविश्वास प्रस्ताव बोलेंगे, वह क्यों नहीं बोल रहे हैं, गौरव गोगोई क्यों बोल रहे हैं। तो इससे लेके जो है दोनों पक्षों की और बहस की शुरुआत हुई, एक दूसरे पर तंज कसने की शुरुआत हुई। तो राजीव आप हमारे साथ बने रहिए 1 मिनट के लिए। किरण रिजिजू इस वक्त बोल रहे हैं लोकसभा में, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं और उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। सर, मैं 2004 से इस सदन का सदस्य होने के नाते मैंने कुछ दृश्य देखा है और हम जब वहां बैठते थे अपोजिशन के रूप में और कांग्रेस पार्टी 2004 में 145 सीट जीत के आई थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 138, 138 हमारे पास थे, 145 कांग्रेस के पास थे और सिर्फ 7 सीट का फर्क था। 14वीं लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी जो टोटल लेफ्ट फ्रंट है उनका संख्या 63 थे और लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से कांग्रेस ने सरकार बनाई यूपीए 1 और उस समय हमने देखा है। आज हम लोगों कहते हैं कि हम लोग अपना दल एनडीए दल को पूछते नहीं है, इज्जत नहीं देते हैं। हमने ये दृश्य देखा है। यहाँ जो वरिष्ठ बैठते थे कांग्रेस के, उनके पास 145 होने के बावजूद भी वो उनका व्यवहार ऐसा था कि जैसे उसके पास 450 सीट से भी ऊपर है। जब कम्युनिस्ट पार्टी यहां से ऑब्जेक्शन करते थे तब भी कम्युनिस्ट पार्टी को इंसल्ट करते थे, तुम जो बोलना है बोलते रहो, हम जो करना करेंगे। और आज टीएमसी के जितने मेंबर यहां बैठे हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय टीएमसी के नेतृत्व सुश्री ममता बनर्जी अकेली जीत के आई थी और वहां इस सीट में जहां मेहताब जी बैठे हैं वहां पे ममता जी बैठी थी और उन्होंने कुछ अपना बात रखने के लिए कागज स्पीकर तक भेजा, बोलने के लिए कोशिश भी की, मगर यहाँ जो उस समय लेफ्ट फ्रंट का जो हाईएस्ट नंबर सीट जीते थे उस समय 63, फिजिकली ममता जी को बोलने नहीं दिया। और यहाँ तक जब ममता जी बार बार बोलने का कोशिश किया, नोकझोंक हुई और पूरे फिजिकली, मुझे आज भी वो दृश्य याद है, पूरे कम्युनिस्ट के पार्टी पूरा टूट पड़ा फिजिकली। ये तो लकीली मैं और हमारे पार्टी के कुछ सदस्य वहां सामने बैठे थे, हम लोग बिल्कुल आगे कूद गए और फिजिकली हम लोग ने जाके रुका कि इस तरह का लोकसभा में आपके संख्या बल पर एक महिला सांसद को इस तरह से आप लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। आज ममता जी शायद याद नहीं करते होंगे या उनके टीएमसी वाले संख्या थोड़ा बढ़ गई तो शायद उनमें कुछ अलग सा उसका व्यवहार में बदल गए, तो वो उनका भाषा भी बदल चुके हैं, लेकिन हम लोग ऐसे चीज़ों को भूलते नहीं हैं। सर, आज हम लोग जब देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया का बड़ी जो आर्थिक शक्ति जितने भी हैं, जो बड़े इकोनॉमीज है, उसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी में इंडिया नंबर 1 है। तो ऐसा में कम से कम आप हमको पसंद ना करें, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है, भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। ये हमारे देश के लोग पूरा देख रहे हैं। आप लोगों का जो गुमराह करने का तरीका है, उस बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। सर, मेरा कुछ जो तथ्य रखना चाहते हैं उसमें, क्योंकि आज गौरव जी बोलते बोलते उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट से शुरू किया, इसलिए मैं कुछ बातें वहीं से शुरू करता हूं।
सबसे पहले तो जब 2014 में मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने, उसके पहले का परिस्थिति का थोड़ा समझिए। मैं इस सदन में पीछे बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके हम उस समय के यूपीए सरकार को हम हाथ जोड़ के हम उनको मांग करते थे, पुकारते थे कि कभी कभी आप नॉर्थ ईस्ट का तरफ भी ध्यान रखिए, कभी कभी आप समय निकल करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखिए। उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो खुद राज्यसभा, तो लोकसभा से नहीं आए थे, असम के सीट से, असम के कोटा से राज्यसभा के सदस्य बने, 2 बार प्रधानमंत्री बने। कभी भी विकास के नाम पर नॉर्थ ईस्ट का दौरा नहीं किया। 1-2 बार औपचारिक कार्यक्रम के लिए गए होंगे, लेकिन कभी भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के सांसदों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके कभी भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा नहीं किया। आज आप लोग मणिपुर का नाम लेकर के, नॉर्थ ईस्ट का नाम लेकर के बार बार जो आप लोग बोल रहे हैं, काश आप लोग 2014 के पहले के परिस्थिति को याद करते तो आपको आज नॉर्थ ईस्ट का नाम अपने जुबान पर लेने के लिए भी आपको सोचना पड़ना था। लेकिन आप लोग भूतकाल में जाना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही राजनीतिक बयानबाजी में देश को गुमराह करना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, पॉपुलेशन की दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं होते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे वहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का संख्या भी कम है। कांग्रेस पार्टी का जब चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुए और नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर जब भाषण देते थे, तो उस समय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट के एमपी आपके पास और नॉर्थ ईस्ट का चीफ मिनिस्टर आपके पास एमपी कम है, इसलिए आपको कम बोलना चाहिए। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भाषण करके सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं, आप अभी मत बोलिए, आप खत्म कीजिए, छोटा स्टेट है इसलिए कम बोलना चाहिए। मैं आज फख्र के साथ कहना चाहता हूं, मैं अपना प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से पहली बार कैबिनेट मंत्री बना है। इतने सालों के बाद आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट से 2 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं और इस देश का मैं पहला ट्राइबल लॉ मिनिस्टर भी बना। ये जो इसको कोई टोकन, इसको कोई डेकोरेटिव एक्शन मत सोचिए। माइनॉरिटी तो मैं हूं, लेकिन मोदी जी ने माइनॉरिटी और कमजोर सोचने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि आज हम जहां खड़ा है, अगर मैं अरुणाचल में खड़ा हूं, मणिपुर में खड़ा हूं, जहां भी मैं खड़ा हूं वही जगह इंडिया का मेन स्ट्रीम बन जाता है। पहले लोग कहते थे कि आप लोग मेन स्ट्रीम में जुड़िए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। आज हर एक भारत का हर एक हिस्सा देश का मेन स्ट्रीम बन चुका है। इसलिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कुछ कहने से पहले। नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप लोगों ने बहुत जिक्र किया, खास करके मणिपुर के बारे में। आप लोग को पता है आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहां मैते कम्युनिटी और चीन, कुकी, जो मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। मैं आज वायलेंस के लेकर के पूरा डिटेल में नहीं कहूंगा, क्योंकि गृह मंत्री जी जब इंटरवेंशन करेंगे तो स्पेसिफिकली वो इस बात को कहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ऊपर का जो परिस्थिति है उसको बताना चाहता हूं। मणिपुर के अंदर में हमारा देश का सबसे ज्यादा मिलिटेंसी का ऑर्गेनाइजेशन का उत्पन्न हुआ और आपको यह समझना पड़ेगा, 2014 के बाद मोदी जी इस देश का जब प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, उसके बाद एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में नया कोई मिलिटेंसी गुट खड़ा नहीं हुआ।
और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में टोटल मैं आपको अगर संख्या बताऊंगा, पिछले 9 साल के अंदर में 8,000 से ज्यादा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं। 800%, 800% इंक्रीज हुआ है सरेंडरिंग ऑफ द मिलिटेंट्स। किडनैपिंग का जो घटनाएं होते थे 81% उसमें कमी आई है, और सिविलियंस को जितने मारे जाते थे मिलिटेंट्स के एक्शन के द्वारा उसमें 97% गिरावट आई है। और सिक्योरिटी पर्सन जो ऑपरेशन करते थे उसमें मारे जाते थे उसके संख्या में, मृत्यु के संख्या में 90% का कमी आई है। इंसर्जेंसी टोटल जो इंसिडेंट में 76% का कमी आई है। और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में जब नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी का उत्पन्न हुआ, उसको नियंत्रण करने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का आप लोगों ने इस सदन में पारित करके लागू किया था। आज मैं बहुत ही संतोषजनक आपको बताना चाहता हूं कि आज आफ्सपा के जो टोटल कवरेज एरिया में 75% का रिडक्शन हुआ है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, हमारे असम और अरुणाचल के पूरे बाउंड्री का 20 किलोमीटर अरुणाचल साइड, 20 किलोमीटर असम साइड में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का लागू किया था। आज पूरा का पूरा अरुणाचल असम के जो सीमावर्ती इलाका है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पूरा हटा दिया गया है। सिर्फ हमारे अरुणाचल के जो पूर्व के 3 जिले हैं जो नागालैंड से जुड़ा हुआ है और म्यांमार से जुड़ा हुआ है, वहां पे कुछ पुलिस स्टेशन बचे हुए हैं, बाकी सब हटा दिया गया है। असम में अब आफ्सपा नहीं है, त्रिपुरा में आफ्सपा नहीं है, मिजोरम में नहीं है, सिक्किम में पहले से नहीं था। अब नागालैंड के कुछ जिले और मणिपुर के कुछ जिले में सिर्फ बच के रह गए हैं। तो आप लोग जब इस तरह का मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलते हैं तो थोड़ा सा अध्ययन करना आवश्यकता होता है, वरना इस देश का महान संसद में बैठ करके गलत बयानबाजी करने से गलत मैसेज जाता है और देश को गुमराह करने से आपको क्या फायदा। आखिर तो हम लोग सब इस महान सदन का सदस्य है, जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, जब मैं तो पहला जब हमारा एनडीए का सरकार फर्स्ट टर्म बनी, उसी समय से मोदी जी के साथ में मंत्रिमंडल में काम कर रहा हूं। पहले ही बैठक में प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप बनाया और कहा कि हर एक 15 दिन में 5 कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री हर एक 15 दिन में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करना है, और अभी भी चल रहा है। अभी यहां जितना मंत्री बैठे हैं सब ने लगातार गए हैं, वो भी वहां प्रदेश का, वहां राजधानी सिर्फ सीमित नहीं, दूर दराज गांव तक दौरा होता है और लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं। यही नहीं, अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया गया है, सीनियर से सीनियर सेक्रेटरी लेवल से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी हो या डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर, भारत सरकार में काम करने वाला नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त ऑपोजिशन पर बरसते हुए बाबा नॉर्थ ईस्ट को लेकर बड़ा चेहरा है केंद्र सरकार के, उनको आगे करा गया क्योंकि मणिपुर से बात हो रही थी। और सबसे पहले शुरुआत निशिकांत दुबे से कराई, जो हमने देखा है कि आजकल बड़ा तीखा प्रहार करते हैं, खास तौर से गांधी परिवार पे। तो एक बड़ी सोची समझी रणनीति के हिसाब से जवाब में लोगों को उतारा जा रहा है। निश्चित रूप से, और बीजेपी की और खासकर जो सरकारी पक्ष की रणनीति है कि चोट वहां पे की जाए जहां सब ज्यादा दर्द हो, तो जो वीकर स्पॉट है वही चुनते हैं वो। और निश्चित रूप से राजनीति में ये आपको देखने को मिलेगा, अगले 2 दिनों तक और भी डिबेट चलेगी। तो इस तरह की बातें जो है आपको आने वाले दिनों में, आने वाले 2 दिनों में बार बार सुनाई देने वाली है। बाबा, राहुल गांधी आज चर्चा थी, बोलेंगे, लेकिन अब ये बात आ रही है कि वो भी आखिरी दिन यानी कि 10 तारीख को बोलेंगे, यानी कि फिर से विपक्ष जो है वो और जो सत्ता पक्ष है वो इस बात की कंपैरिजन लेके पार्लियामेंट के बाहर भी जाएगा कि देखिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री जिस दिन बोल रहे हैं उसी दिन बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों में
एक कंपैरिजन की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, पता नहीं ये बात कहां से आई कि राहुल गांधी आज बोलेंगे, क्योंकि जो नियम है, यदि आपने दिया है मोशन, यदि आप अविश्वास प्रस्ताव आपने मोशन दिया है, क्योंकि गोगोई ने दिया था, तो उनके पीछे 50 सांसद खड़े हुए, तो मोशन गोगोई का था, तो सबसे पहले डिबेट वही इनिशिएट करेंगे, ये नियम है। इसमें यदि किसी ने कहा कि राहुल गांधी बोलेंगे, इनिशिएट करेंगे, तो वो गलत बात थी। अब कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। ये बात हम उम्मीद कर रहे थे कि गौरव गोगोई के बाद बोलें, जब भी मौका मिले। हालांकि विपक्ष के कम सांसद बोलेंगे, कांग्रेस के और भी कम सांसद बोलेंगे, आपकी संख्या बल के अनुसार जो है टाइम अलॉट होता है। तो अब कांग्रेस ने रणनीति के तहत राहुल गांधी को पिच किया है, उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे। और क्योंकि जैसे बाबा कह रहे हैं कि आपको संख्या बल के हिसाब से समय मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए लोकसभा में, तो एक एडवांटेज है सत्ता पक्ष के पास। जबरदस्त उनके पास संख्या है लोकसभा में, तो ज्यादा लोगों को उतार पाएंगे और अपने बड़े प्रवक्ताओं को उतार पाएंगे। जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको डिफेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में बात करने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक लेने। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले 3 दिन तक सबसे बड़ी चर्चा इसी पर रहेगी और इसकी पल पल के और पीछे की रणनीति लेकर भी विश्लेषण के साथ हम इस पर बात करते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। पांच दिन तक हिंसा की आग और उसके बाद जारी तनाव के बाद अब नू में शांति जो है वो थोड़ी लौटती दिखाई पड़ रही है। पिछले कई घंटों से इलाकों में हिंसा की कोई वारदात नहीं हुई है। दोनों पक्षों का प्रशासन से और जो है वो लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आज जिले में हरियाणा राज्य परिवहन डिपो की बस सेवा को बहाल कर दिया गया। साथ ही सभी इलाकों में एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए खोले गए। बैंकों की जो वित्तीय लेन देन है उसका समय 11 बजे से 2 बजे तक के लिए रखा गया है। गुरुग्राम के सभी इलाकों में धारा 144 हटा ली गई है। नू में कल ब्रजमंडल हिंसा मामले में अब तक 57 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 170 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। यहाँ से सुविधा गुड़गांव के लिए, जयपुर के लिए, अलवर के लिए, चंडीगढ़ के लिए सुविधा उपलब्ध कराई। अभी पूरी गाड़ी तो चलाई नहीं जा रही, लेकिन लॉन्ग रूट तकरीबन सभी चलाए जा रहे हैं। सर आज कुछ ज्यादा राहत है, अच्छा लगा सर। कोई ना, लगभग 8-9 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं और काफी दिनों से हम कॉलेज भी नहीं गए हैं, तो आज बस सर्विस स्टार्ट होने से हम आज कॉलेज भी जा पा रहे हैं। तो हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि दोबारा यहाँ पे सब कुछ बहाल हो और स्थिति पहले जैसी हो। आज यही बस दिखाई दिए और तो बस दिखाई नहीं दिए हैं, बाकी लोगों को पता चलेगा तो आएंगे और शुरू हो जाएगा सब कुछ पहले जैसा। चलिए, एक खबर जो बिल्कुल परेशान करने वाली है मध्य प्रदेश से इस वक्त आ रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक करीब 25 दिन पहले हनुमाना थाना क्षेत्र के जंगल में वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित चचेरी बहनें हैं, उनकी उम्र 14 और 16 साल है। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश से इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो ये घटना भी सामने आई है, काफी चिंताजनक है। सरकार का इस पे क्या रवैया है? चुनावी माहौल है, उसमें सरकार के लिए जरूर इस तरह की घटना मुश्किलें पैदा कर रही होगी। बिल्कुल, यही वजह है कि फौरन इस मामले में भी एक खास टीम गठित की गई है, क्योंकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दरअसल इस मामले में दिक्कत ये थी कि जो पीड़िता है वो खुद सामने नहीं आई थी। एक आरोपी ने इसमें से जो घटना का वीडियो है उसको वायरल किया था और इसके बाद पहले पुलिस पीड़ितों तक पहुंची और फिर पीड़ितों को समझाया गया, और क्योंकि दोनों नाबालिग हैं और उनकी शिकायत जब आई उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 फरार हैं जिन पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं, आईटी एक्ट के अलावा
जो पॉक्सो है उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है। अंकित। अनुराग, ये जो मामला दर्ज हुआ है इसके बाद इस तरह का जो घटना पहले हमने देखा जब मणिपुर से आई थी, उसको लेकर काफी हंगामा हुआ था, इस तरह का वीडियो सामने आया, बिल्कुल वैसे ही वे वीडियो भी वायरल किया गया। जो आरोपी हैं, क्या उन्होंने अब तक अपने बयान में कुछ बताया है कि किस तरीके से, क्यों उन्होंने इस तरह की घटना की और उसके बाद वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई? देखिए, ये जो दोनों बच्चियां हैं, ये जंगल में बकरी चराने गई थी और जंगल से लकड़ियां लाने गई थी खाना बनाने के लिए। ये जो आरोपी हैं ये वहीं घूम रहे थे और इसके बाद इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस से अभी इनकी पूछताछ चल रही है, लेकिन जहां तक अभी पुलिस के सूत्रों का कहना है कि ऐसी कोई बात आई नहीं है कि किसी योजनाबद्ध तरीके से इन दोनों बच्चियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है ये वहां घूम रहे थे और जब बच्चियों को देखा उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन मणिपुर से कई मामलों में अलग है, ये कोई नफरत की वजह से या कोई जातीय वजह नहीं है या कोई इस तरह की वजह नहीं है। इन बच्चियों के साथ सिर्फ वहशत करने का एक ही मकसद था आरोपियों का और एक अपराध के तहत इसको अंजाम दिया गया है। कोई योजनाबद्ध तरीका या इसके पीछे और कोई मंतव्य नहीं है फिलहाल। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियों का ऐलान किया और सांसदों के सामने आगे की तैयारी का प्लान जो है वो भी साझा किया। इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये घमंडियों का गठबंधन है, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, वो एक है या नहीं इसका टेस्ट करना चाहते हैं। 9 अगस्त से बीजेपी चलाएगी अभियान करप्शन और परिवारवाद के खिलाफ। भ्रष्टाचार, क्विट इंडिया, परिवारवाद, क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया। ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। परिवारवाद तुष्टीकरण को लेकर अभियान चलाने जा रही है, कई महीनों तक अभियान चलाएगी, ऐसा बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी है, प्रधानमंत्री ने कहा है। बोलेंगे उसको, जब उसको रिप्लाई देना है ठीक ढंग से रिप्लाई पूरा बोलेंगे। चलिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तलब किया है। इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री झारखंड को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया है, तो ये मुश्किलें बढ़ती हुई एक और विपक्षी दल के मुख्यमंत्री की बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको बुलाया गया है। सीधे चलते हैं मुकेश के पास। मुकेश, क्या है पूरा मामला और किस दिन हेमंत सोरेन को प्रस्तुत होना है ईडी के सामने? अब देखिए, ईडी ने सम्मन जारी किया है जिसमें झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है। 14 अगस्त को के लिए सम्मन जारी किया गया है, यानी कि 14 अगस्त को उनसे पूछताछ होनी है। ये जो मामला है कोई जमीन घोटाले का मामला है जिसको लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और उसी मामले में झारखंड के जो सीएम हैं उनसे पूछताछ होनी है। तो ईडी ने सम्मन जारी कर दिया है और अब देखना होगा कि 14 अगस्त को क्या हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन 14 अगस्त को सम्मन जारी किया गया है। अभी इस पूरे मामले के और डिटेल्स नहीं मिले हैं कि आखिर ये पूरा जो मामला है वो क्या है, लेकिन अभी ये जानकारी मिली है कि कोई लैंड स्कैम है जिसमें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो दर्ज किया था और उसको लेकर जांच चल रही है और इसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। चलिए, तो ये खबर जो है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुकेश ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 1000 करोड़ का ये घोटाला पूरा बताया जा रहा है जिसमें अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सामने पेशी होनी है।